हेलो क्लास 11। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में देखा था तो वहाँ पर हमने इसका नाम लिया था हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिए क्या डिराइव्ड वैल्यूज़ हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। बेटा हीट आपको पता है, इट इज़ दैट टेम्परेचर विच इज़ यूज टू रिक्वायर दी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर इन अ सिस्टम। ठीक है, और कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सिस्टम की वो अंदर की ताकत जो उसको मतलब बर्दाश्त कर सके। तो हम किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। ये हीट की वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम टू 1 डिग्री सेल्सियस। सपोज क्या है, ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, मैं इस कंटेनर को लिफ्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया है, टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड की। यहाँ से मैंने इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है स्टेट लिक्विड यानी कि वाटर, मैंने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की। ठीक है, यहाँ पर हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है, आप इसको हीट बोल सकते हो। जब मैंने यहाँ से इसको बर्नर को गर्म किया, इस वाटर का, क्योंकि यहाँ पर वाटर है एज अ सिस्टम काम कर रहा है, ये वाटर है जो एज अ सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वक्त इस वाटर का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब जब मैंने ये सिस्टम यहाँ रखा, मैंने इस सिस्टम को वेसल में रखा और मैंने इसको गर्म नहीं किया, तब इस सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो था 18 डिग्री सेल्सियस। अब मैं कितनी हीट इसको प्रोवाइड करूं कि ये 18 से 19 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम और विच अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू राइज इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक एक डिग्री बढ़ाते हुए अगर वो इंक्रीज होना चाह रहा है तो उसको कितने अमाउंट की हीट की जरूरत है। बात समझ में आ रही है। अब जब वो 1 डिग्री बढ़ गया और मुझे वो अमाउंट ऑफ हीट मालूम चल गई, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ये 2 फॉर्म में होता है, या तो हीट या फिर वर्क। हम इस पर कोई वर्क नहीं कर रहे, हम सिर्फ हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेंज हमें कहाँ नजर आना चाहिए, टेम्परेचर। सो दैट इज हीट कैपेसिटी, कि इस सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या है। चलिए हीट कैपेसिटी को बेटा डिनोट करेंगे हम C से। ठीक है बेटा, C होती क्या है, C मीन्स हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर जो 1 डिग्री स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर को राइज अप करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वही हमारी क्या होगी, हीट कैपेसिटी, राइट। बेटा हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां से आप अगर थोड़ा सा रीअरेंज करो ना तो Q की वैल्यू यानी कि हीट रिक्वायर्ड की भी निकाल सकते हो, दैट इज CdT। तो ये भी हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। बेटा हीट कैपेसिटी 2 और टाइप की होती है, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम इस हीट कैपेसिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे कि इसका नाम बोल रहा है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मोलर मीन्स अगर हमारे पास यहां सिस्टम 1 मोल है, इट मीन्स इट इज नॉट 18 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, बस 1 मोल मैंने लिया है मोल में। तो 1 मोल, 1 मोल सब्सटेंस को, 1 मोल सब्सटेंस जो सिस्टम है उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें ताकि वो अपना टेम्परेचर चेंज कर सके 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट
कैपेसिटी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of 1 mole of system, 1 mole of system to 1 degree Celsius, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिस्टम का जो अमाउंट है वो 1 मोल कंसिडर अगर किया जा रहा है, यानी कि मोल में अगर कंसिडर किया जा रहा है, तो हमें बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर वो हमारे पास नॉर्मली ना तो मोल का हम उसको जिक्र कर रहे हैं, ना हम उसको अमाउंट में कर रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मली बोलेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो उसको डिनोट करेंगे हम CM, M फॉर मोलर, मोल, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी, CM। इसी में एक नेक्स्ट टाइप और है, पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइप पर आए। सेकेंड टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मतलब पर्टिकुलर। अगर हमारे पास हम अमाउंट देखते हैं, मोल में नहीं देख रहे हैं, हम अमाउंट में देख रहे हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी 1 ग्राम सब्सटेंस अगर हमें टेम्परेचर को नोट करना है, हमें हीट को प्रोवाइड करना है, तो हम उसको स्पेसिफाई बोलेंगे। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी या हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature, raise the temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance या 1 ग्राम ऑफ सिस्टम, वट एवर थिंग इज दैट, यू यूज हियर सिस्टम वर्ड, सिस्टम भी हो सकता है क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस लेते हैं हम उसी को सिस्टम कहते हैं। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर जो हम अमाउंट ऑफ हीट डालेंगे या जो उसको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं C स्पेसिफिक से, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैलकुलेट करने का तरीका वही है, तरीके में थोड़ा सा चेंज कब आता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल और अमाउंट चेंज होते हैं। अभी हम उनका रिलेशन एक बार देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल हम शो करते हैं जो हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इस एग्जाम्पल से हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इनको क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और हम इनको अगर यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। सबसे देखिए पहले क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वेइंग 3 ग्राम रिक्वायर्स 5.4 जूल ऑफ हीट। एक टुकड़ा है एल्यूमिनियम का जिसका अमाउंट है, वेट है 3 ग्राम, उसको रिक्वायर है 5.4 जूल ऑफ हीट की, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके 298 से 300 केल्विन तक। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जा रहा है, अमाउंट यानी कि मास गिवन है और हमारे पास हीट गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है, बिल्कुल सिंपल, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, यही है ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन में डेल T। डेल T क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 कौन है 300, T1 कौन है 298, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया 2 केल्विन। ये आ गई हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है।
अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, यानी हाउ मच अमाउंट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है तो इट मीन्स हमारे पास अमाउंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, दैट इज Q अपॉन में M इंटू में डेल T। इसका जो रिलेशन है ये देता है बेटा Q अपॉन में M इंटू में डेल T। ठीक है, ये हमारी C स्पेसिफिक है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास Q कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 5.4। बेटा यहाँ पर M कितना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, और बेटा डेल T कितना है, हमारे पास 2 केल्विन। हमने यहाँ जो वैल्यू निकाली बेटा ये आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस से। चलिए अब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी में मोल होने जरूरी है। मोलर हीट कैपेसिटी में हमारे पास देखिए मोल होना चाहिए Q अपॉन में, जरा ध्यान देंगे हम, Q अपॉन में नंबर ऑफ मोल इंटू में डेल T, नंबर ऑफ मोल इंटू में डेल T। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं मास ओवर मोलर मास। ध्यान रखना इस बात को, मास ओवर मोलर मास। तो देखिए Q यानी कि गिवन हीट 5.4, दिस इज द 3 को नहीं आप कंफ्यूज होंगे, आप जरा इधर देखिए, इसको मैं फिर से लिखती हूँ। अगर मैं इसको 3/27 लिखती हूँ दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल हैं, और मैंने इस 27 को ऊपर ले जाकर लिखा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं 5.4 3 इंटू में 2 इंटू में 27 कर सकते हैं ना। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आई दैट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी। तीनों वैल्यूज में कुछ चेंज है, यहाँ पर ना तो अमाउंट और ना ही मोल से कोई रिलेशन है, यहाँ पर अमाउंट से रिलेशन है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से रिलेशन है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे जब काम करती हैं, ये हीट कैपेसिटीज जब किसी सिस्टम पे काम करती हैं तो हमें वैल्यूज चाहिए। General expression for the heat required for the heat capacity is M, Q is heat, M is mass, C is heat capacity, del T change in temperature। हम जर्नली इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम की हीट या उसकी हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। बेटा ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, सो प्लीज राइट इट एंड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। चलिए बेटा हीट कैपेसिटीज को ही हम डील कर रहे हैं। अब हीट कैपेसिटीज को हम दो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ देखेंगे। पहला वेरिएबल है अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। बेटा हीट कैपेसिटी वही है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर क्या है, एट कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम को क्या करके हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड देखेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम कैप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा है, डेल E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने किया। W किसी भी वर्क डन सिस्टम पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है एक्सपेंशन देता है, तो PdV होता है हमारा W, नेगेटिव माइनस PdV होता है। यहाँ से हीट निकाल लेते हैं, हीट हमने निकाला तो हो गया -W। अब बेटा -W की जगह अगर ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ, देखो कुछ भी नहीं कर रहे हम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन देख रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में बात करनी जरूरी है। तो Q बिकम्स इक्वल्स टू डेल E प्लस PdV। ठीक है, ये बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज और की थी कि हीट कैपेसिटी होती है Q/dt, होती है ना। अभी पीछे हम करके आए हैं दिस इज योर टेम्परेचर dt। अब इसको जरा रीअरेंज करके हम हीट की वैल्यू निकाल लें। हीट की वैल्यू हो गई बेटा CdT, है ना, हीट की वैल्यू CdT हो गई। तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड सॉरी।
तो हमें क्या मिलेगा? बाई पुटिंग द वैल्यू, बाई पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है CDT इक्वल्स टू, आप इसको DE भी लिख सकते हो, आप इसको डेल भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DE लिख देते हैं, PdV हमें ये मिलेगा। ठीक है बेटा, हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम कैप्ट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर वर्क फंक्शन है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वेशन थर्ड, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई dt। इस इक्वेशन को हम dt से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? CDT बाई dt इज इक्वल टू DE बाई dt प्लस में PdV बाई dt, है ना? ये मिलेगा ना? अब बेटा यहाँ पर आपने लिख लिया, मैं इधर लिख देती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। बेटा dt से dt कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज और है, हमने dv को पहले ही कांस्टेंट रख दिया है क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरी टर्म, होल टर्म क्या हो गई? जीरो। ये होल टर्म जीरो हो गई, तो हमें यहाँ से क्या मिला? आप इसके बाद इधर आएंगे बेटा, C इज इक्वल टू DE अपॉन में dt, ये आएगा प्लस में जीरो। और ये सभी वर्क फंक्शंस जो हो रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे हैं। तो नाउ वी जस्ट राइट दिस, C इज इक्वल टू DE अपॉन में dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर at constant volume. Rate of change of internal energy of a system with temperature at constant volume is called heat capacity at constant volume. So this is the important relationship and this is the derivation for heat capacity of constant volume. आप इसको लिखिए और हम फिर दूसरे derive पे आते हैं। चलिए बेटा, अब हम हीट कैपेसिटी देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। डिफाइन करने को अगर हम इस वैल्यू को डिफाइन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट करके, एट कांस्टेंट प्रेशर या प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आप इसी बात को ध्यान देकर चलेंगे कि हम यहाँ प्रेशर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शुरुआत वहीं से होगी जैसे हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डायरेक्टली रिलेशन निकाल लेते हैं E का और PdV का। आपने ये रिलेशन पिछले जो डेरिवेशन हमने किया था वॉल्यूम के साथ, उसमें भी हमने ये डेरिवेशन, ये जो रिलेशन था हमने निकाल लिया था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C। यहाँ पर Q की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे बेटा, CDT, आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CDT इक्वल्स टू DE प्लस में PdV। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई dt से डिवाइड करेंगे तो बेटा CDT बाय dt इक्वल्स टू DE बाय dt प्लस में PdV बाय dt। लेकिन बेटा अब की बार हमारे पास कांस्टेंट कौन है? dP, यानी कि प्रेशर कैप्ट कांस्टेंट। दिस प्रेशर इज नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट बिकॉज स्मॉल चेंज इन प्रेशर इज कांस्टेंट। कंप्लीट प्रेशर कांस्टेंट नहीं किया गया है, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको। एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड dP। उस dP को कांस्टेंट किया गया, यानी कि स्मॉल वैल्यू ऑफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, नॉट द होल वैल्यू ऑफ द प्रेशर कांस्टेंट। तो इस केस में हमारे पास Cp जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है, क्या हो जाएगी?
DE अपॉन में DT एट द कांस्टेंट प्रेशर, प्लस में P, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, सो DT एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें ये रिलेशन मिलेगा। अब ये रिलेशन हमें मिला है, लेकिन हमें तो यहाँ से Cp की वैल्यू नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। नाउ कम टू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंथैल्पी इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशन याद है, एंथैल्पी इक्वेशन याद होगी ना कि नहीं है। जब हमने एंथैल्पी निकालनी सीखी तो हमने लिखा था H इज इक्वल टू E प्लस PV, है ना, ये वाली हमारी एंथैल्पी इक्वेशन थी। इसी को डिफरेंशिएट करके हमने क्या लिखा था, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। रिमेंबराइज दैट, जब एंथैल्पी हमने की और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये याद रखनी चाहिए। बेटा ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपकी। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 with respect to T at constant pressure। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो DH ओवर DT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू DE अपॉन में DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में P ओवर DV ओवर DT। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो हम P को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सो इट रिमेन्स एज सच, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर यानी स्मॉल चेंज इन प्रेशर लिया जा रहा है। तो DH ओवर DT, P की वैल्यू क्या आई, DE DT विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट, P DV बाई DT विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट। जरा इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन में एक बार मिलाकर देखिए। मुझे तो कुछ सेम वैल्यूज लग रही हैं, इतना हिस्सा मुझे यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इसकी जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर मैं इसको पुट कर दूं तो मेरा काम नहीं चल जाना चाहिए। आई होप मेरा काम चल जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी के इक्वलाइज तो है, इन दोनों वर्क फंक्शंस के इक्वलाइज तो है ये वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को इसके इक्वलाइज रखने में है क्या दिक्कत है। सो substitute the value of एंथैल्पी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप इक्वेशन 3 में। इन इक्वेशन थर्ड में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिला, Cp इज इक्वल टू DH बाई DT विद रिस्पेक्ट एट प्रेशर कांस्टेंट। हमें ये रिलेशन मिल गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 एंड इट इज यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स। अब डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी एट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर at constant pressure. So heat capacity at constant volume is constant pressure is defined as the change in enthalpy with temperature at constant pressure. It is the capacity at pressure, constant pressure. तो हमने दो वैल्यूज को डिराइव कर लिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हमारी हीट कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारी हीट कैपेसिटी क्या है। मैं यहाँ पर ही एक बार उसको भी लिख देती हूँ, DE अपॉन में DT हमारी वॉल्यूम पे। तो CP और CV के नाम से हम इनको जानेंगे, CP एंड CV, दिस इज CP एंड दिस वन इज CV, ठीक है। CP CV के रिलेशन को अब हम डील करेंगे। जैसे QP QV हमारी हीट थी, ये हमारी हीट कैपेसिटी है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने पीछे QP पढ़ा, QV पढ़ा, उनका रिलेशन पढ़ा, लेकिन वो हमारी हीट है। हीट की जो रिलेशन थी वो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के साथ थी, टेम्परेचर के रिलेशन के साथ नहीं थी। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर वर्क फंक्शन है, इसलिए इनका रिलेशन टेम्परेचर से भी है। आप इनको वैल्यूज को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि CP CV क्या है और QP QV क्या है, राइट। इसको राइट कर लीजिए।